गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम क्लास 11th के बायो सब्जेक्ट में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। कल हमने सेकंड चैप्टर समाप्त किया था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा चैप्टर है सजीव जगत का वर्गीकरण, classification of living organisms। ये चैप्टर का नाम है सजीव जगत का वर्गीकरण। सजीव जगत का वर्गीकरण शीर्षक है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? जीवों का वर्गीकरण। अब प्रश्न ये है कि वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण पढ़ने से पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम ये जानें व्हाट इज क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण की परिभाषा देखिए। वर्गीकरण या इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। संसार में जंतुओं और पौधों की लाखों लाख जातियां हैं। लगभग 15 लाख जंतु और 3.5 लाख के लगभग वनस्पतियों अर्थात पौधों की जातियां ज्ञात हैं। इतने जंतुओं और पौधों का एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। इतने जंतुओं और पौधों का एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः जीवधारियों को, चाहे जंतु हो चाहे पौधे, इट मे बी प्लांट्स और इट मे बी एनिमल, जंतुओं और पौधों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। सभी जीवधारियों अर्थात जंतुओं एवं पौधों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। अब वर्गीकरण के आधुनिक नींव किसने रखी? तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस। कौन? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने 1758 में एक किताब लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में उन्होंने जीवों के नामकरण की एक नई पद्धति खोजी जिसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। और इसी किताब में उन्होंने 4236 पौधों का क्या किया? वर्गीकरण किया हुआ है। इन्होंने जो वर्गीकरण की पद्धति अपनाई, उसी के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण की क्या पड़ी? नींव पड़ी। इसीलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण तथा द्विपद नाम पद्धति का जनक कहा जाता। He is known as father of binomial nomenclature
एज वेल एज फर्दर आउट मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण और द्विपद नाम पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोलॉजी से पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, और इसके साथ ही साथ आगे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो पूछा जाता है आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, या तो द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन है। द्विपद नाम पद्धति क्या है, इसकी चर्चा आगे चैप्टर में है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको वर्गीकरण समझ में आ गया, और इसके जनक कौन है ये मैंने आपसे चर्चा की। आगे अब चर्चा करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, या वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता। What is the need of classification, या what is the importance of classification। देखिए वर्गीकरण, जैसा मैंने कहा कि वर्गीकरण करना जंतुओं का या पौधों का बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए इससे क्या लाभ है, क्या आवश्यकता है, अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सुविधा। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि जंतुओं और पौधों की लाखों जातियां ज्ञात हैं, इनका एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। लाखों पौधों और जंतुओं का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसी कारण इन्हें क्या किया गया, इनकी समानता और असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया। जैसे जंतुओं के संघ हैं, इसी प्रकार पौधों में बहुत सारे समूह हैं। तो अगर, और ये वर्गीकरण समानता और असमानता के आधार पर है, अर्थात वर्गीकरण किया गया। जैसे जंतुओं में पहला संघ है संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ में समान लक्षण वाले एक कोशिकीय जीव रखे गए, सबसे सरल संरचना वाले। अब जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये क्या है, संघ प्रोटोजोआ के जंतु हैं। अगर इसमें से किसी एक जंतु का अध्ययन कर लिया जाए तो इस संघ में पाए जाने वाले अन्य सभी जंतुओं के लक्षणों की सामान्य जानकारी हो जाएगी। सबका अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक नहीं होगा, सबका अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक नहीं होगा। एक का अध्ययन कर लिया, सारे उस संघ में पाए जाने वाले सभी जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी हो जाएगी। इस प्रकार से अध्ययन में सुविधा होती है। वर्गीकरण में क्या होता है, अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ क्या है, जैव विकास का ज्ञान। क्या, जैव विकास का ज्ञान। जैव विकास हमने बताया था आपको कि व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके पहले लेक्चर में हमने आपसे चर्चा की थी कि जैव विकास क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमने बताया था निम्न कोटि के सरल जीवों से, निम्न कोटि के सरल जीवों से उच्च कोटि के जटिल जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। ठीक है, तो यदि जंतुओं या पौधों के किए गए वर्गीकरणों को एक साथ हम लिखें, जैसे संघ प्रोटोजोआ से संघ कार्डेटा एक साथ अगर लिखें तो संघ प्रोटोजोआ से लेकर के संघ कार्डेटा की ओर जंतुओं में एक क्रमिक विकास दिखाई देता। एक क्रमिक विकास क्या होता है, वह दिखाई देता है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरल जीवों से ही
जटिल जीवों का विकास हुआ है, और यही जैव विकास है। यही क्या है? जैव विकास है। देखिए संघ प्रोटोजोआ के जंतु जो हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये संरचना में सबसे सरल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। संघ कार्डेटा के जंतु बहुकोशिकीय और संरचना में बहुत जटिल होते हैं। तो इस प्रकार से संघ प्रोटोजोआ से लेकर संघ कार्डेटा की ओर एक क्रमिक विकास दिखाई देता है। ठीक है ना? तीसरा है नई जातियों की खोज। नई जातियों की खोज। अब नई जाति की खोज कैसे होती है? जीवों का क्रमवार जातीय वृत्तीय ढंग से किए गए वर्गीकरण में, जातीय वृत्तीय क्या होता है? पूर्वजों का संतति से संबंध। जो संतति आती है, संतति माने संतान, जो पूर्वज है उनका संततियों से कैसे संबंध है। अगर हम पौधों का या जंतुओं का, ठीक है ना, क्रमवार जातीय वृत्तीय ढंग से वर्गीकरण करते हैं तो कहीं कहीं पर कुछ जीवों की कमी दिखाई देती, गैप दिखाई देता है। क्या होता है? गैप दिखाई देता है। वहाँ पर उस गैप को भरने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते रहते हैं। गैप का मतलब क्या हुआ? जैसे संघ प्रोटोजोआ से डायरेक्ट संघ कार्डेटा के जंतु उत्पन्न नहीं हो सकते, ये लाखों करोड़ों वर्ष में उसके बीच में संघ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये तमाम अन्य संघों के जंतु, मतलब जैसे आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले डंडे पर पैर रखने के बाद सीधे ऊपरी डंडे पर पैर नहीं रख सकते, असंभव होता है। क्रमवार ही पैर रख करके हम क्या होते हैं? ऊपर क्रमशः ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है? जातियों का विकास होता है, एक के बाद एक करके क्रमिक रूप से वृद्धि या विकास होता जाता है। तो बीच में कभी क्या होता है कि सरल पौधों जंतुओं की खोज हो गई, फिर जटिल जंतुओं की खोज हो गई, बीच में कुछ गैप है। उस गैप को भरने के लिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि भाई इस जीव से इतना जटिल जीव अचानक उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बीच की कोई कड़ी मिसिंग है। उसी कड़ी को खोजने का प्रयास करते हैं जिससे नई नई जातियों की खोज होती रहती है, चाहे जंतु हों चाहे पौधे। ठीक है, इसे वर्गीकरण से नई जातियों की खोज में भी सहायता मिलती है। और चौथा है संग्रहालयों में रखरखाव। संग्रहालयों में रखरखाव, संग्रहालयों में रखरखाव की सुविधा। देखिए जंतुओं या पौधों को बड़े बड़े म्यूजियम हैं, संग्रहालय हैं, जहाँ पर लाखों लाख पौधों जंतु जातियों को क्या किया जाता है? अध्ययन के लिए वहाँ व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। जैसे अपने विद्यालय में एक बायो की लैब है, वहाँ पर आप कभी लैब में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जंतु और जो पौधे हैं इनको एक व्यवस्थित रैक पर या ड्रायर में उनको रखा गया है। तो वर्गीकरण से क्या होता है? जैसे मान लीजिए संघ प्रोटोजोआ के जंतु हैं, उसको एक ड्रायर में रख दिया गया है। संघ पोरीफेरा के जंतु को एक ड्रायर में रख दिया गया है। शैवाल हैं, एक जगह रखे गए हैं। कवक हैं, एक जगह रखे गए हैं। उससे होता क्या है? एक तो व्यवस्थित ढंग से रखने में सुविधा है, और फिर अगर आपको जरूरत अध्ययन करना है कवक का तो आप कवक वाले रैक पर जाकर के कवक ले लेंगे। अगर आपको संघ प्रोटोजोआ का जंतु लेना तो आप संघ प्रोटोजोआ वाले रैक पर चले जाएंगे और उसको वहाँ से ले लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मेडिकल स्टोर पर गए हो और आप मांगते हैं कि भैया हमको कफ सिरप दीजिए, तो उसको समय नहीं लगता, वो एक बार घूमता है कफ सिरप आपको दे देता है। आप कहते हैं भैया हमको बुखार की दवा चाहिए,
तो एक बार भी बुखार की दवा जिस डिब्बे में है उसको वहीं से निकालता है वो आपको दे देता है। ऐसा कैसे कर पाता है वो? क्योंकि उसने वहाँ पर रैक वाइज वर्गीकरण किया हुआ है कि यहाँ पर बुखार की दवाएं हैं, यहाँ पर दर्द निवारक दवाएं हैं, यहाँ पर कफ सिरप है, यहाँ पर टॉनिक है। तो आप जो मांगते हो वो यूज टू है, उसको दिमाग में उसके बैठा हुआ है, भाई कफ सिरप हमारे इसी रैक पे है, टॉनिक हमारे इस रैक पर है, तो हम जाएंगे यहाँ से खोज करके और वो ले आता है, दे देता है। तो उसको देने में सुविधा, आपको लेने में भी सुविधा। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है। आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे और उससे मांगेंगे भैया आपको कफ सिरप दे दिया, अगर वो 3 घंटे खोजता रहेगा तो आप क्या करेंगे? आप दुकान छोड़ के चल देंगे वहाँ, चलो भैया तो खोजते रहो, मैं दूसरा दुकान दे दूँगा। तो इसी प्रकार से संग्रहालयों में रख रखाव की सुविधा होती है। म्यूजियम में जहाँ लोग लाखों लाख पौधे और जंतुओं का संग्रह है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर अध्ययन करने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। तो अगर व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है तो उनको वहाँ से लेने में और अध्ययन करने में ऊर्जा कम खर्चा करना पड़ता है। नहीं तो पता लगा उनको कुछ कोई पर्टिकुलर जंतु या पौधे को खोजने में ही उनकी आधी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो सकती है। तो इससे संग्रहालयों में रख रखाव में भी सुविधा मिलती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट है इसका अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एडॉप्टेशन। अब अनुकूलन कहते किसे? व्हाट इज एडॉप्टेशन? आकृति, रंग, रूप, संरचना। देखिए अनुकूलन है क्या? आकृति, रंग, रूप, संरचना एवं आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो किसी जीव को किसी विशेष वातावरण में रहने में सक्षम बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। बदलते हुए वातावरण में हम लोगों में भी क्या होता है, शरीर में कुछ जैविक जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, जिससे हम विशेष मौसम में, विशेष वातावरण में क्या होता है, रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हर जंतु और पौधे में क्या होता है, कुछ न कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे जलीय जीव है, वो जल में रहने के लिए अनुकूलित है, वो जल में रह लेता है, जल में सांस ले पाता है। हम लोग क्या है, स्थलीय जंतु हैं। अब देखिए जलीय जंतु जैसे मछली है, उसमें मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े हैं, वो उसका जलीय अनुकूलन है। बहुत सारे जंतु जल में रहते हैं, त्वचा से शोषण करते हैं, लेकिन हम लोगों में यह अनुकूलन नहीं है। हम लोग बहुत समय तक जल में जीवित नहीं रह सकते। तो क्या होता है, एक ही वातावरण में रहने वाले जीवों के लक्षणों में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं, जिससे एक ही वातावरण में रहने वाले जीवों के अनुकूलन का भी ज्ञान हो जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 5 ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण वर्गीकरण आवश्यक होता है या वर्गीकरण किया जाता है। अब आगे क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, वर्गीकरण की पद्धतियाँ। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण की पद्धतियाँ। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए वर्गीकरण की 3 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।